ये कहानी फ्यूचर की है जहाँ कूपर को दिखाया जाता है। कूपर नासा का एक्स पायलट होता है। अब वो अपनी फैमिली के साथ रहता है जिसमें उसके फादर और दो बच्चे मर्फ और टॉम होते हैं। कहानी बताया जाता है कि धरती अब रहने लायक नहीं बची है। यहाँ अब आर्मी भी खत्म हो चुकी है। यहाँ ज्यादातर लोग फार्मिंग का काम करते हैं और कूपर भी मक्के की खेती करता है। यहाँ खेतों में रेत के तूफान आते रहते हैं जिस कारण यहाँ खेतों की फसलें खराब होती रहती हैं, जिनमें से ज्यादातर फसलों का नामो निशान मिट चुका है। कूपर के घर में किताबों का एक कमरा होता है जिसमें से कई बार किताबें इधर उधर गिरती रहती हैं, मानो उनके जरिए कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इससे मर्फ डर जाती है। वो इसके बारे में कूपर को भी बताती है कि घर के उस कमरे में कोई भूत है। तो कूपर मर्फ को कहता है कि तुम्हें उस कमरे में जब भी कुछ अजीब लगे तो तुम उस चीज को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर लिया करो। बाद में रेत के तूफान के कारण कूपर जब घर की ओर आ रहा होता है तो उसका ध्यान उसी कमरे की तरफ जाता है जिसमें किताबें अपने आप गिर रही होती हैं। वह कमरे की खिड़की खुली होने की वजह से फर्श पर रेत के कुछ पैटर्न्स में लाइंस बनी हुई होती हैं। बाद में कूपर इसको ध्यान से समझता है और एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो लाइंस एक बाइनरी कोड्स हैं और ये सब ग्रेविटी के कारण ऐसा हो रहा है, जिसका कोई इस्तेमाल कर उन्हें कुछ मैसेज देना चाहता है। कूपर इन बाइनरी कोड्स को डिकोड करता है। फिर उसे पता चलता है कि वो बाइनरी कोड असल में एक लोकेशन कोऑर्डिनेट होता है और उसको फॉलो करते हुए वो एक लोकेशन पर पहुंचता है। वो जगह एक नासा की अंडरग्राउंड लैब होती है। अब कूपर की मुलाकात वहाँ प्रोफेसर ब्रैंड से होती है जो कूपर को ये बताते हैं कि अब इंसानों को धरती को छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि धरती का वातावरण बिगड़ रहा है, पौधे मर रहे हैं, यहाँ खाने पीने के लिए भी रिसोर्सेस कम हो चुके हैं क्योंकि ब्लाइट के कारण ज्यादातर फसलों का नामो निशान मिट चुका है। ब्लाइट एक तरह का प्लेग है जो फसलों को बर्बाद करता है। इसी कारण 7 साल पहले गेहूं और फिर ओकरा की फसलें खत्म हो गई और अब मक्के की फसलें रही हैं जो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो कूपर कहता है कि हम हमेशा की तरह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हमें खुद पर और इस धरती पर पूरा भरोसा है। तो प्रोफेसर ब्रैंड बोलते हैं कि हमें कितना भरोसा है खुद पर और इस धरती पर। वो कहते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर 80% नाइट्रोजन से बना हुआ है। हम नाइट्रोजन को सांस में लेते भी नहीं हैं। फसलों को बर्बाद करने वाला ब्लाइट तेजी से बढ़ रहा है और ये धरती के वातावरण को भी बर्बाद कर रहा है। ब्लाइट फसलों को ही बर्बाद नहीं करता बल्कि ये मैदानी इलाकों की घास को भी खत्म कर देता है, जिस कारण मिट्टी जमीन पर रुकती नहीं है और इसी वजह से यहाँ धूल के तूफान आते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और आखिर में लोग यहाँ भूख से नहीं ऑक्सीजन से मरेंगे। अब इंसानों को रहने के लिए एक नए प्लानेट की जरूरत है जो बिल्कुल धरती जैसा ही हो। अब कूपर प्रोफेसर ब्रैंड से पूछता है कि इंसानों को बचाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है, क्योंकि धरती के करीब कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो धरती जैसा हो और उस पर जीवन मौजूद हो और सबसे करीबी स्टार भी हजारों साल दूर है, तो उस तक पहुंचने के बारे में सोचना ही एकदम बेकार है। अब प्रोफेसर ब्रैंड उसे ये बताता है कि कोई विकसित सभ्यता है जो गुप्त रूप से मानव जाति की मदद कर रही है और ये जो कोई भी इसने 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास ही एक वॉर्महोल बना दिया था जिसका इस्तेमाल कर हम काफी कम समय में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स यानी हम हमारी गैलेक्सी से किसी दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं और वहाँ हम धरती जैसा ग्रह ढूंढ सकते हैं और वहाँ मानव जाति को बसाकर मानव जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को यह भी बताता है कि नासा ने पहले भी 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को उस वॉर्महोल के अंदर एक मिशन के तहत भेजा था, जिनका मिशन ये था कि उन्हें उस वॉर्महोल के उस पार धरती जैसे ग्रह को ढूंढना है जो मानव जाति के रहने लायक भी हो और सबसे नजदीक भी हो। वे अपने साथ एक बीकन भी ले गए जिसके थ्रू नासा उनको ट्रैक कर सकती है और उन्हें वो बीकन तब ऑन करना है जब उन्हें कोई धरती जैसा ग्रह मिल जाए और वो सबसे नजदीक भी हो। और जबकि नासा उनसे वॉर्महोल के उस पार सीधा संपर्क नहीं कर सकती है तो एक बीकन ही होता है जिसके थ्रू वो उनके सिग्नल को ट्रैक कर सकते हैं जो उनको ये बताता है कि कौन सा ग्रह हैबिटेबल है और कौन सा अनहैबिटेबल। प्रोफेसर ब्रैंड ये भी बताता है कि नासा को उन एस्ट्रोनॉट्स के सिग्नल्स कई दशकों से आ रहे होते हैं, लेकिन अब 3 ही ऐसे बीकन हैं जिनसे लगातार सिग्नल्स आ रहे होते हैं और ये सिग्नल्स 3 ऐसे ग्रह से आ रहे होते हैं जो गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के पास मौजूद है। इस कारण अब एक नए मिशन पर काम चल रहा है जिसका नाम एंड्योरेंस होता है। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को उन ग्रहों पर जाना होता है जहां से सिग्नल्स आ रहे होते हैं और वहां जाके उन ग्रहों को एनालाइज करना है और पता करना है कि कौन सा ग्रह मानव जाति के रहने लायक है। अगर उन्हें ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां मानव जाति को बसाया जा सकता है तो ऐसे में मानव जाति को बचाने के लिए नासा के पास 2 प्लान है, जिसमें प्लान ए प्रोफेसर ब्रैंड एक ऐसे इक्वेशन पर काम कर रहे होते हैं जो अगर सॉल्व हो गया तो 5th डायमेंशन फिजिक्स और ग्रेविटी का इस्तेमाल कर एक बड़े स्पेस स्टेशन में धरती के लोगों को स्पेस में भेज दिया जाएगा।
और ये लोग जहाँ पर ये सब बात कर रहे होते हैं, दरअसल ये कोई नासा की लैब नहीं होती है। ये एक वही बड़ा स्पेस स्टेशन होता है जिसके बारे में प्रोफेसर ब्रैंड बात कर रहे होते हैं। और जब तक एंड्योरेंस ग्रुप अपने मिशन पर होगा तब तक प्रोफेसर ब्रैंड अपने इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लान बी, अगर एंड्योरेंस ग्रुप किसी हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने में ज्यादा समय लगाता है या प्रोफेसर ब्रैंड अपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मानव जाति को बचाने के लिए एंड्योरेंस ग्रुप अपने साथ दुनिया के अलग अलग लोगों के डीएनए के काफी मात्रा में एम्ब्रायो को अपने साथ ले जाएगा। वहां जाके उन्हें इन एम्ब्रायो को रेस करना है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन से आगे आने वाली जनरेशन एक के बाद एक खुद ही रेस कर लेगी और ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा जिससे वहाँ इंसानों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब जब कूपर नासा का एक्स पायलट रह चुका है तो प्रोफेसर ब्रैंड उसे एंड्योरेंस का पायलट बनने को कहते हैं और कूपर मान भी जाता है। लेकिन इससे उसकी बेटी मर्फ कूपर से नाराज हो जाती है। अब वे सब इस मिशन पर निकल जाते हैं जहां से वर्महोल के थ्रू ट्रेवल कर दूसरी ओर गारकेंटुआ नाम के ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जिसके बाहरी ओर वे 3 ग्रह मौजूद हैं जहां से नासा को उनके बीकन्स के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पर टाइम डिलेशन का कंसेप्ट यूज किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है दूसरे ग्रहों की तुलना में। जैसे अगर किसी ब्लैक होल के पास कोई ग्रह है तो उस ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा ब्लैक होल से दूर किसी दूसरे ग्रह पर बिताए गए कई सालों के बराबर होगा। अब ये लोग ब्लैक होल के पास बने एक ग्रह पर जाते हैं जिसका नाम मिलर होता है और इस ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा धरती पर बिताए 7 साल के बराबर होगा। कूपर इस ग्रह पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि जब वो धरती पर वापस जाए तो वो अपने बच्चों को सही सलामत देखें, क्योंकि उसका वहाँ बिताया गया 1 घंटा धरती पर उसके बच्चों के 7 साल के बराबर होगा। वो प्लान करता है कि वो सीधा वहाँ जाएगा और डेटा को कलेक्ट करेगा और वहाँ से वापस आ जाएगा। अब कूपर डॉक्टर ब्रैंड और डॉयल के साथ उस ग्रह पर जाता है और वे एंड्योरेंस पर अपने एक साथी को वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि जब तक वे वहाँ उस ग्रह पर डेटा को कलेक्ट कर रहे होंगे तब तक वो वहाँ उस ब्लैक होल के बारे में और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेगा। अब वे जब उस ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस ग्रह पर केवल पानी है लेकिन जीवन का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। उन्हें वहाँ नासा के द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के यान का मलबा भी मिलता है। यहाँ डॉक्टर ब्रैंड के फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करने की कोशिश में वे लोग एक बहुत बड़ी लहर का शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये ग्रह ब्लैक होल के पास में होता है, इसलिए ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इस ग्रह के पानी को खींचता है जिस वजह से यहाँ बड़ी बड़ी पानी की लहरें आती हैं और इसी वजह से उनके एक साथी डॉयल की भी मौत हो जाती है और इन सब में वे वहाँ 1 घंटे की जगह 3 घंटे बिता देते हैं। इस सीन को जब आप फिल्म में देखोगे तो आपको इस सीन के बैकग्राउंड में एक टिकिंग साउंड सुनाई देगा जो हर 1.25 सेकेंड्स के बाद साउंड करता है, जो उस ग्रह पर बिताए 1 घंटे की तुलना धरती पर बिताए 7 साल के बारे में कह रहा होता है। यहाँ हर एक टिकिंग साउंड धरती पर बिताए पूरे 1 दिन को दर्शाती है और जब ये वापस एंड्योरेंस पर आते हैं तो एंड्योरेंस पर मौजूद उनके साथी के लिए यहाँ 23 साल गुजर गए थे। जब कूपर अपने बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं और ये सब देख के कूपर बहुत इमोशनल हो जाता है। उस ग्रह पर मिले फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से उन्हें पता चलता है कि उस ग्रह पर लैंड करते ही नासा के उस एस्ट्रोनॉट की मौत हो चुकी थी। बीकन ने तो कुछ मिनट के लिए ही सिग्नल्स भेजे थे लेकिन रिलेटिविटी के कारण वो कुछ मिनट धरती पर कई साल बन गए, जिसके कारण धरती पर मौजूद नासा को लगा कि बीकन से वो सिग्नल्स कई दशकों से आ रहे हैं। अब जब एंड्योरेंस 23 सालों से लगातार ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था तो इसमें अब लिमिटेड ईंधन बचता है। बचे हुए ईंधन से वे केवल दोनों में से किसी एक ग्रह पर जा सकते हैं। दोनों ग्रहों के बीकन के सिग्नल्स के डेटा के आधार पर उन्हें पता चलता है कि एडमंड जिस ग्रह पर है वो मानवों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन दूसरा ग्रह जहां से डॉक्टर मैन लगातार सिग्नल भेज रहे होते हैं तो आखिर में वे डॉक्टर मैन के ग्रह पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान धरती पर मर्फ को दिखाया जाता है जो अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है जो प्रोफेसर ब्रैंड को असिस्ट करती है। मरने से पहले प्रोफेसर ब्रैंड उसे बताते हैं कि उन्होंने उससे प्लान ए के बारे में झूठ बोला था क्योंकि सालों पहले ही उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और वे ये जानते थे कि इससे मानव जाति को बचाया नहीं जा सकता था। इस कारण अब प्लान बी सक्सेस हो सकता है, जिसका मतलब है कि मर्फ अपने पिता से अब कभी भी नहीं मिल पाएगी। और जब प्लान ए सक्सेस होगा ही नहीं तो प्लान बी में एंड्योरेंस ग्रुप धरती जैसे ग्रह पर इंसानों की नई कॉलोनी तो बनाने ही वाला है। अब मर्फ एंड्योरेंस के क्रू मेंबर्स को वीडियो मैसेज के जरिए प्रोफेसर ब्रैंड की मौत की खबर भी देती हैं और उनके उस झूठ के बारे में भी बताती हैं और वो कूपर को भी ब्लेम करती है कि उन्होंने उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मर्फ उन इक्वेशन पर काम कर रही होती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेगी। लेकिन उसे उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पर एक क्वांटम डेटा की जरूरत होती है।
डॉक्टर मैन का ग्रह ब्लैक होल के पास इतना नजदीक नहीं है जितना पहले वाला ग्रह था, इसलिए यहाँ एस्ट्रोनॉट्स इतने जल्दबाजी में नहीं है। जब वे डॉक्टर मैन के बीकन के सिग्नल को ट्रैक कर उसके ग्रह पर उतरते हैं तो उन्हें डॉक्टर मैन हाइबरनेशन यानी डीप स्लीप में मिलते हैं। जागने के बाद डॉक्टर मैन बताते हैं कि इस ग्रह पर परेशानियां बहुत हैं, लेकिन ये ग्रह इंसानों के रहने लायक है। उसके बाद सभी क्रू मेंबर लैंडर के जरिए उस ग्रह की सतह पर जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मैन ने उन्हें गलत डेटा देकर गुमराह किया है और ये ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं है। इस दौरान डॉक्टर मैन कूपर को धोखे से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन उसकी वजह से वहाँ एक दूसरा क्रू मेंबर मारा जाता है। इस दौरान डॉक्टर मैन के मैन्युअली इंड्योरेंस पर डॉकिंग करने के दौरान मौत भी हो जाती है, लेकिन इस वजह से इंड्योरेंस शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन कूपर किसी तरह अपने लैंडर को इंड्योरेंस से डॉकिंग कर उसे स्टेबल कर अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन अब इंड्योरेंस के पास इतना ईंधन नहीं होता है कि वो तीसरे ग्रह पर जा सके, और इस ग्रह पर जाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें पहले ही बताया जा चुका है कि प्लान ए फेलियर था। और दूसरी बात यह है कि उस ग्रह से मिले डेटा के अनुसार वो ग्रह इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल था। कूपर और डॉक्टर ब्रांड के पास 2 रोबोट होते हैं जिनका नाम केस और टार्स होता है। कूपर तय करता है कि वे ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करेंगे इंड्योरेंस को एडमंड के ग्रह पर भेजने के लिए। ये वो तकनीक है जिसमें एक यान को किसी दूसरे ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर उसे स्पीड दी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें वही परेशानी होगी जो उनके साथ पहले वाले ग्रह में जाके हुई थी, यानी इंड्योरेंस जितना ब्लैक होल के नजदीक जाएगा कूपर के लिए धरती पर उतना ही समय तेजी से गुजर जाएगा। और कूपर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है, तो उसे अब भी यकीन होता है कि प्लान एक काम कर जाएगा, यानी कि धरती पर क्वांटम डेटा को भेजना। ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं और इसमें अभी तक कोई नहीं गया होता है, जिसके कारण किसी को ये मालूम नहीं होता है कि इसमें क्या होता है और ये कहाँ निकलता है। कूपर सबसे पहले रोबोट टार्स को ब्लैक होल के सेंटर में भेजता है, इस उम्मीद में कि वो वहां जाके क्वांटम डेटा को वो उसे भेज दे जिसका इस्तेमाल कर प्लान ए को सक्सेस किया जा सके। पर जब टार्स ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो उसका सिग्नल कूपर को मिलना बंद हो जाता है। अब जब इंड्योरेंस यान भी ज्यादा भार के कारण ब्लैक होल की प्रॉक्सिमिटी में होता है तो कूपर इसके भार को कम करने के लिए वो खुद अपने यान को भी इंड्योरेंस से अलग कर लेता है ताकि डॉक्टर ब्रांड और रोबोट केस उस तीसरे ग्रह पर पहुंचकर मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सके और प्लान बी को सक्सेस कर सके। अपने यान को इंड्योरेंस से अलग करने के बाद कूपर खुद भी ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फोर्स के कारण वो उसके सेंटर में खिंचता चला जाता है। अब कूपर को लगने लगता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन वो मरने के बजाय क्यूब के शेप वाले ट्रेजरेक्ट में पहुंच जाता है। इस ट्रेजरेक्ट में वो उसके घर में मौजूद किताबों वाले कमरे को देखता है, जिसके बारे में मर्फ उसे हर बार बताती थी कि उस कमरे में कोई भूत है। इस ट्रेजरेक्ट में कूपर समय में आगे व पीछे भी देख सकता है, यानी कि इस ट्रेजरेक्ट में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है जिसमें आप आगे और पीछे बिल्कुल उसी तरह देख सकते हैं जैसा कि आप स्पेस में करते हैं। ट्रेजरेक्ट को ध्यान से समझने के बाद कूपर अपनी बेटी को पास्ट में मैसेज देने की कोशिश करता है कि वो उसे जाने से रोक ले। वो काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे अपना मैसेज नहीं दे पाता है। उसके बाद कूपर को ध्यान आता है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो समय में अलग अलग डायमेंशन में जा सकता है, इसलिए वो ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मर्फ को उसे जाने से रोकने का मैसेज देता है, जिसे मर्फ अपनी नोटबुक में स्टे लिखकर नोट भी कर लेती है। उसके बाद रेत के तूफान की वजह से जब वो कमरा धूल से भर जाता है तो कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसे नासा के सीक्रेट बेस के लोकेशन कोऑर्डिनेट का मैसेज बाइनरी कोड में देता है। ये वही मैसेज होता है जिसको शुरू में कूपर ने डिकोड किया था, यानी कि जिसको मर्फ बचपन में उस कमरे का भूत समझ रही थी, दरअसल वो फ्यूचर का कूपर ही था। अब ट्रेजरेक्ट के अंदर कूपर को टास्क का मैसेज मिलता है जिसे उसने खुद से पहले ब्लैक होल में क्वांटम डेटा को कलेक्ट करने के लिए भेजा था। टास्क बताता है कि उसे वो क्वांटम डेटा मिल गया है जो प्रोफेसर ब्रांड के अधूरे इक्वेशन को पूरा कर प्लान ए को सक्सेस कर सकता है। कूपर टास्क को वो डेटा खुद को भेजने के लिए कहता है। अब कूपर के पास वो सब है जिसकी मदद से वो बाकी की धरती के लोगों को बचा सके, लेकिन अब परेशानी यह है कि वो इस क्वांटम डेटा को मर्फ तक पहुंचाए कैसे, जो कि अब एक साइंटिस्ट है। वो इस डेटा को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मोर्स कोड के फॉर्मेट में उस घड़ी के जरिए भेजता है जो कभी उसने मर्फ को दी थी। मोर्स कोड एक मेथड है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देने का जिसमें ऑन ऑफ टोन्स, लाइट्स या क्लिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब कूपर भी कर रहा होता है और सामने वाला इसके पैटर्न को देखकर स्किल ऑब्जर्व कर मैसेज को डिकोड कर लेता है। और जब मर्फ कमरे में रखी उस घड़ी को देखती है तो वो घड़ी की टिकिंग साउंड को देखकर ये समझ आती है कि ये मोर्स कोड है जिसको उसके पिता ने भेजा है। वो उसे डिकोड कर पूरा क्वांटम डेटा समझ लेती है
जिसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड का अधूरा इक्वेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट ग्रेविटी का इस्तेमाल कर धरती के लोगों को स्पेस में एक लार्ज स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर देते हैं। अब कूपर जैसे ही मर्फ को वो क्वांटम डेटा भेज देता है तो वो टेज़रेक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। अब जब टेज़रेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, वहाँ समय के गुजरने की गति ज्यादा धीमी थी, यानी कि कूपर का टेज़रेक्ट में बिताया गया 1 मिनट भी धरती पर उसकी बेटी मर्फ के 50 से ज्यादा सालों के बराबर था। टेज़रेक्ट से बाहर निकलने के बाद एस्ट्रोनॉट्स कूपर को किसी तरह ढूंढ लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक लार्ज स्पेस स्टेशन में पाता है। वो देखता है कि इंसानों ने उस स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी को पूरी तरह मास्टर कर लिया है, जिसके कारण अब वहाँ के लोग बिना किसी परेशानी के रह रहे होते हैं। उस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन, जो कि उसकी बेटी के नाम पर रखा गया था। और अब जब वो अपनी बेटी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी मर्फ अब बूढ़ी हो चुकी है, जबकि उसकी उम्र में कुछ ही सालों का अंतर आया है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उस दुनिया में कूपर के लिए अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अब उसका कोई परिवार अब वहाँ नहीं रहता। इसके बाद कूपर उस ग्रह की ओर निकल जाता है जिस ग्रह पर उसने प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिलिया को, यानी कि डॉक्टर ब्रैंड को इंड्योरेंस यान के जरिए भेजा था। अब फिल्म की एंडिंग में यह दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिलिया, यानी कि डॉक्टर ब्रैंड, उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के पहुंच जाती है और अब उसका अगला प्लान ये होता है कि उसे वहाँ मानव जीवन को बढ़ाना होता है। अब कूपर उसे मिल पाता है कि नहीं, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।